के पूरे स्टेप से अगर कोई 6 मार्क्स में ये स्टेप भी आके लिख के आएगा तो 4 से 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट बेटर ऑप्शन तो यही है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ना, फिर उसके बाद इस तरीके से क्या है अरेंज कर करके पहले एज्यूम करना। ठीक है, दिस इज प्रियांक गौतम, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमारा टॉपिक्स है वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिक्स। जितने बेसिक्स हैं सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, आगे 6 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी प्लस जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो हम सब देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट उसको करने से पहले ये वीडियो में हम पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जो पूरी वहां पे यूज होने वाली हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में फॉर्मुलेज हैं, पूरे डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ठीक है ना, आराम से अच्छे से। और दूसरे में आपको स्टेप्स बता दूंगा, क्या 6 मार्क्स में क्या क्या स्टेप्स अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना, आराम से देखना और साथ में एक कॉपी पेन रख के बैठना, जो भी मैं नोट कर रहा हूँ उसको आराम से नोट कर लेना। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो सबसे पहले ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है। ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, मतलब लेंथ दोनों साइड, ये भी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आराम से, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसकी वैल्यू हम कैसे लेते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। एक्स को हमने लेंथ ले लिया, वाई को हमने ब्रेड्थ ले लिया, तो एक्स इंटू वाई है ना, एल इंटू बी, इस तरीके से क्या होता है इसकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसके बाद है हमारा टीएसए ऑफ सिलेंडर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है क्या, देखो उसको आराम से समझते हैं। ये मेरे पास है क्या, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होगा ये बेस, ये भी सिलेंडर का क्या होगा बेस। ठीक है, बेस कैसा, किसके जैसा है, बेस एक सर्कल के जैसा है। सपोज ये मैंने इसकी ले लिया हाइट h। ठीक है, सिलेंडर की हाइट का ले लिया मैंने h, और इसका बेस का रेडियस मैंने ले लिया सपोज r। ठीक है, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा r, स्मॉल r। ठीक है, तो ये होगा इसकी हाइट, ये होगा इसका रेडियस। अब ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहली चीज मेरे को क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कर्व्ड वाला एक एरिया, तो ये सिलेंडर का कर्व्ड वाला हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम ऑफ नहीं सरफेस एरिया ऑफ आई थिंक। ठीक है, CSA, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये हो गया क्या CSA, और ऊपर के क्या है 2 सर्कल है, एक बेस का सर्कल ये हो गया, दूसरे बेस का सर्कल ये हो गया। और सर्कल का वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बेस का एरिया, एक बेस हो गया यहाँ पे और दूसरा बेस हो गया यहाँ पे, तो टोटल 2 बेस हो गए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और टोटल 2 बेस आ गए, मतलब सर्कल के जैसे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये ऊपर नीचे, और एक कर्व्ड वाला हम मिला देंगे तो क्या होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकला है सिलेंडर का, तो हो गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, मतलब 2 पाई स्क्वायर कहाँ का, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बेस हो गए, और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो सेम है, वही बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये सिलेंडर है, ये बेस है, ये बेस है। ठीक, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे पाई, तो पाई आर स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जिसका बहुत फॉर्मूला यूज होने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहली चीज पाई आर स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होता है। अब समझते हैं क्या है, बेस हो गया, बेस को हमने रेडियस मान लिया सपोज क्या स्मॉल आर। ठीक है, और ये एच क्या है, हाइट है किसकी, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट मैंने क्या ले लिया h। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट हो गई h और बेस हो गया r, बेस हो गया क्या r, रेडियस। ठीक है, तो इसको मैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब पूरा इसके अंदर जो भी वॉल्यूम है ये पूरा अंदर का, तो वो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करते चलना, अभी फिलहाल समझ लो। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन हमको पता है कैसे होता है, कोन 2p के ऐसा, ये कोई कोन। ठीक है, ये क्या है, एक कोन है, और इस कोन में मेरे को बताना इसका वॉल्यूम। सबसे पहले इसको हम एक चीज देख लेते हैं, सपोज ये क्या है मेरे पास कोन की हाइट, मैंने सपोज h ले ली, एज्यूम कर लिया, और ये है कोन का बेस, कोन का बेस है सर्कल के जैसा, इसको हमने क्या ले लिया रेडियस ले लिया एक, जिसको हम क्या बोलेंगे
आर, सपोज आर मैंने एक रेडियस ले लिया, ठीक है, तो आर एक रेडियस होगा इस कोन का, बेस से उसको हमने रेडियस आर ले लिया, और जो कोन की जो हाइट है उसको मैंने एच ले लिया। तो मैं इसके पूरे वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, वॉल्यूम किसका, कोन का। तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कोन का समझ में आ गया वॉल्यूम। अब हम देखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर आ गया कोन का। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर ध्यान रखना, स्फीयर में बॉल है, बॉल को बोलते हैं स्फीयर, ये स्फीयर है। स्फीयर की खास बात क्या होती है, स्फीयर हर तरीके से, हर जगह से, हर एक शेप से वो गोल रहता है ना। तो स्फीयर का हमारे पास सबसे पहले चीज हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आर क्या होगा, आर इस स्फीयर का रेडियस होता है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, बहुत सिंपल है भी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर है मेरे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सपोज इसको मैंने एक साइड ले लिया ए, इसको भी ले लिया ए, नहीं लूंगा सिर्फ ए, ठीक है ना, एक साइड मैंने ए ले लिया हूँ। और स्क्वायर की खास बात क्या होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स और एंगल्स आमने सामने के सब बराबर होते हैं, तो इसकी जितनी भी साइड है सब इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा। इसलिए इसका जब एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, तो ये क्या बन जाता है, साइड इंटू साइड, जिसको अभी यहाँ पे साइड को मैंने ए एज्यूम कर लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरीके से ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके अब देखेंगे एजम्पशन। एजम्पशन क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, पूरे मेथड देख लेते हैं हम। उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ डालते हैं, ठीक है। तो पहले तो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऐसे क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या है, जब भी कोई सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो या सिलेंडर हो और क्या बोलते हैं कोई भी कोन हो, उसको हम कैसे लेते हैं। सपोज किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को हम कैसे एज्यूम करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेट्स से कोन, तो उसको हम ले लेंगे क्या, वॉल्यूम को v, ठीक है, v होता है v। हम इसको वॉल्यूम को लेते हैं बहुत केसेस में। और कई बार मान लो रेडियस है तो उसको हम रेडियस को हम क्या ले लेते हैं, r ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। और सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया तो हम क्या लेते हैं, सरफेस एरिया मान लो ऑफ सिलेंडर बोला गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको हम क्या लेते हैं, एस भी लेते हैं, के भी लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एजम्पशन करना पड़ता है। क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम सरफेस, मिनिमम सरफेस। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको डिफरेंशिएट तो करना होता है, बट उससे पहले हमको वेरिएबल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसको हम वॉल्यूम को v ले लेते हैं, सरफेस एरिया को कई बार s लेते हैं, और भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर 1 तो ये होता है कि हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज्यूम कर लेना कि इस रेडियस को हम r ले रहे हैं, इसको वॉल्यूम को हम v ले रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, हम इसका वॉल्यूम निकालें, फिर इस तरीके से सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्या, एजम्पशन। नंबर 2, उसके बाद आता है फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मे भी हम कह सकते हैं dv बाई डी आर, है ना, dy बाई dx, ठीक है। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। dv का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, और dr का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में हमने किसको, v को डिफरेंशिएट किया है, तो dv बाई dr आ गया। y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ गया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ता है। एज्यूम किया, फिर उसका हमने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल v आपने एज्यूम किया, तो dv बाई dr, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, थर्ड स्टेप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। उससे सबसे पहले एज्यूम किया, एजम्पशन बना दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर उसी को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसी को हमने क्या किया, दोबारा से डिफरेंशिएट किया। उसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, d2y ओवर dx²। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल v के टर्म्स में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं d2v बाई dr²। इसका मतलब क्या है कि जो dv बाई dr उसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आ गया है d2v अपॉन dr²। तो हमको फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये रहता है कि हमको लिखना पड़ता है कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं। मान लो मेरा क्या आया, dy बाई dx आया, ठीक है, dy बाई dx मेरा यहाँ पे आ गया, या dv बाई dr आ गया, वॉटेवर, तो उसको हम जीरो पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट मिल जाता है। मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमको मिल जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन और आगे सॉल्व होता है। तो dy बाई dx निकलता है इज इक्वल टू जीरो आता है, और इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो इससे कुछ वैल्यू मिलती है, या तो x या तो r, कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है, तो उस वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं, ध्यान सुनना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r या x इस इन r या x, जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम पुट कहां करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की या r की वैल्यू पुट कर देना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतना समझ लो कि मतलब जो भी हमने r या x की जो भी हमको वैल्यू मिली उसको हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर देना है, बस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो। तो यार देखो, जैसे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में r या x की वैल्यू पुट करोगे, या तो ये जीरो से ज्यादा वैल्यू आएगी d2y अपॉन dx², सेकंड ऑर्डर की वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी तो हम उसको बोलते हैं x इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा या r इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। जीरो से ज्यादा अगर वैल्यू आती तो बोलते हैं मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू जो है क्वेश्चन में अक्सर शो करी जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, इट इज मतलब x हो गया, r हो गया। ठीक है, या तो अगर जीरो से ज्यादा आती वैल्यू तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर जीरो से कम आती है d2y बाई dx² आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद जीरो से वैल्यू कम हो गई तो उसको बोलते हैं क्या है, वो मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही बोलोगे तो चल जाएगा। ठीक है, x इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम एक ही चीज है वो। ठीक है, तो अगर ये जीरो से कम होता है d2y dx² तो बोलेंगे x इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो इतना ही पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लो। तो यार आई थिंक कि आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, 6 मार्क्स के पूरे स्टेप से। अगर कोई 6 मार्क्स में ये स्टेप भी आके लिख के आएगा तो 4 से 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट बेटर ऑप्शन तो यही है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ना, फिर उसके बाद इस तरीके से क्या है अरेंज कर करके पहले एज्यूम करना, फिर डेरिवेटिव निकालना। तो इस स्टेप को फॉलो कर तो क्या है अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स में मैंने आपको वहां पूरे क्लियर कट फॉर्मूला ही बता दिया। ठीक है, और इसके बाद आप इसके बाद जो भी आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के पूरे बेसिक्स होंगे और क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के, है ना, 6 मार्क्स से जितने भी हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे 2 या 3 वीडियो के अंदर। ठीक है, और उसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना 5 से 6 बार। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। थैंक यू।